हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया ही टॉपिक। इस एक्ट का नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। अगर हम बात करें आपके सीए फाइनल लेवल की, तो वहां पर इकोनॉमिक लॉज आपको ऑब्वियसली एक मेन सब्जेक्ट कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज के अंदर इंक्लूड किया गया है, और साथ में 6D जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है वहां पर भी इकोनॉमिक लॉज आपको एक ऑप्शन में दिया गया है। तो वहां पर ये एक टॉपिक है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है रेरा। 2016 के अंदर ये एक्ट आया है, नया एक्ट है, अब पुराना हो चुका है, बट उसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट किस तरीके से इस इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत क्यों थी, हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। मीन्स रियल एस्टेट एक्ट आखिरकार ये रेरा बोलता क्या है, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या सिर्फ जो बायर्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, जो सेलर्स है उनके ऊपर है, एजेंट्स है उनके ऊपर है, या फिर जो बिल्डर्स है उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम एड्रेस करने वाले हैं। पहला बेसिक प्रोमिनेंट फीचर्स वाला वीडियो है रेरा के लिए, तो मिस मत करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेरा के कुछ बेसिक फीचर्स एंड प्रोमिनेंट वैल्यूज एज वेल। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर बात चल रही है रेरा के बारे में। फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड साथ में क्या है, रेगुलेशन के साथ में उन्होंने एक वर्ड जोड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्ट, राइट। तो ये रेरा 2016 में एक एक्ट लाया गया है। बट हम सबसे पहले एक बात करेंगे बेसिक, जो जन यानी कि हर एक आदमी जिससे पीड़ित है यहाँ पर, वो क्या है, प्रॉपर्टी जितनी महंगी मुंबई में है उतनी तो कहीं नहीं होगी। ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक जनरल लोगों की थिंकिंग है कि मुंबई रहने में महंगा है, और ये थिंकिंग सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंस है वो आपका रेंट का एक्सपेंस है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ खरीदने जाते हो तो उसका भी एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा यहाँ पर है। बट अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें और इस पूरे इंडस्ट्री की बात करें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलती है कि अगर कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टी तैयार होने वाली है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कौन कौन होता है, एक बिल्डर होता है, राइट, जो इन प्रॉपर्टीज को बनाता है, बिल्ड करता है। तो अलग अलग बिल्डर्स इंडिया में है, फेमस है, सबके नाम हमको पता होंगे। नाउ बिल्डर्स इन प्रॉपर्टीज को बनाते हैं, उनका कहना है कि हम आपको 4 साल के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी बना के दे देंगे और आप इसके फ्लैट्स खरीद लीजिए, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं और सब लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आइए आप पे करिए 10:30:30:20, ठीक है। क्या तरीका है, मतलब उनका बोलने का तरीका है कि 60, 70, 80, 90, एक काम करिए इसको भी 20 कर दीजिए। मतलब 20 का आप यहाँ पर डाउन पेमेंट करिए, फिर 3 इंस्टॉलमेंट पे करने होंगे आपको 30 के, और फिर लास्ट में एक 20 का आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। आप यहाँ पर जैसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे, हम आपको यहाँ पर पोजीशन दे देंगे, इसमें ये कर देंगे, उसमें वो कर देंगे, राइट। तो ऐसा पूरा एडवर्टाइजमेंट तैयार किया जाता है और यहाँ पर मार्केट करने की स्ट्रेटेजी तैयार हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर तैयार हो चुकी है? नहीं, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे जैसे पैसे आते जा रहा है लोगों का, उसी से कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। कब प्रॉपर्टी आएगी, कब बनेगी, पोजीशन कब मिलेगा, कुछ था ही नहीं। यहाँ पे बिल्डर्स बोल देते थे कि 4 साल में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मिलती नहीं थी 10 साल तक। लोग परेशान हैं, फंड अटका हुआ है, शिफ्ट होना है, शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, घर ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस इंडस्ट्री की कि यहाँ पर कुछ टाइमलाइन फिक्स नहीं थी, और टाइमलाइन फिक्स न होने की वजह से यहाँ पर एक सबसे बड़ा दूसरा जो ड्रॉबैक था वो है ब्लैक इनटू वाइट, यानी कि सभी लोग अपना ब्लैक का पैसा वाइट में यहाँ पर कन्वर्ट करते थे थ्रू रियल एस्टेट। और ये सबको पता है कि रियल एस्टेट कितना बड़ा सोर्स है ब्लैक टू वाइट करने के लिए। उससे पहले हम ये एक्ट एक देख के आए, कौन सा, बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन। तो वो एक्ट क्या बोलता था कि कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे रियल एस्टेट का ही फोकस था। तो देखिए आपको जो कोर्स बनाया गया है पूरा यहाँ पर सीए फाइनल का, कितना अच्छे से बनाया गया है। आपको बेनामी प्रॉपर्टी भी पढ़ा रहे हैं, आपको रेरा भी पढ़ा रहे हैं, आपको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी पढ़ा रहे हैं कि कैसे कंपनीज यहाँ पर इंसॉल्वेंट होती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और आपको यहाँ इकोनॉमिक लॉज में सब छोटे छोटे एक्ट दूसरे भी है। WTO था आपको जो हट चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके अलावा कॉम्पिटिशन एक्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ाया है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्ट भी यहाँ पर लिए गए हैं। तो आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव ये पूरा सिलेबस तैयार है यहाँ पर। तो सबसे पहला इशू यहाँ पर ये था
डेडलाइन वाला, दूसरा इश्यू यहाँ पर ब्लैक एंड टू व्हाइट का था। ये कुछ दो मेजर इश्यूज को यहाँ पर समन करने के लिए और देखने के लिए रेरा को लाया गया। ठीक है, अब रेरा की कहानी किस तरीके से जरा हम बात करते हैं। क्या रेरा 2016 में आया डायरेक्टली? नहीं, ऑब्वियसली ये क्या है, एक्ट है सर। हमको पता है कि एक्ट के पहले बिल आता है, तो सर ये बिल कब आया था? तो देख लीजिए भैया, सबसे पहले पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया मार्च 2016 के अंदर, बराबर है मार्च 2016। तो जरा टाइमलाइन बना लेते हैं हम भी हमारी। ठीक है सर, पूरा याद करना है क्या? अगर याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्च 2016 में ये बिल आया। ये बिल एक्ट बना कब? मई 2016 के अंदर। ठीक है, ओके, मई 2016 को ये एक्ट बन तो गया, पर इसमें सिर्फ 59 सेक्शंस ही यहाँ पर एप्लीकेबल हुए इनिशियली। फिर मई 2017 को बचे हुए सारे सेक्शंस भी उन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए, और यहाँ पर 2017 के अंदर पूरे 92 सेक्शंस यहाँ पर चालू हो चुके थे। ठीक है, अब ये रेरा 2016 ये एक्ट है जो पार्लियामेंट ने, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को बनाया। क्यों? तो उन्होंने बोला, कुछ चीज़ आप हाईलाइट कर लीजिए। होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जितने भी बायर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, साधारण लोग हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, वो लोग यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को लाया गया। पहला पॉइंट, उनका इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ऐसा इन्वेस्टमेंट कैसे बूस्ट होगा? इससे इन्वेस्टमेंट ऐसे बूस्ट होगा कि जब श्योरिटी है कि आप अगर आज इतना 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट किसी प्रॉपर्टी में अगर आप करेंगे, तो अगर आपको बोला जा रहा है कि 1.5 साल के अंदर अंदर आपको ये आपका घर तैयार मिलेगा, तो वो मिलेगा। तो आपका वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हुआ ना। आप उस जगह में पैसा डालेंगे, अगर आपको नहीं रहना है तो ठीक है, आप उसको आगे सेल ऑफ करना चाहते हैं तो भी आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि यार चलो पैसा डाल दिया है, 2 साल बाद इसको बेच के वापस से पैसा घर ले आएंगे और इससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए और बूस्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है वो आगे डेफिनेशंस में हमको समझनी है। प्रमोटर, अलॉटी, और क्या आ रहा है साथ में? अभी तो सर 2 ही आए हैं। यानी कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर कौन है सर? जो बिल्डिंग्स बना रहा है। ओके, जो प्लॉट पर बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, वहां पर अपार्टमेंट्स को काट रहा है, यानी कि अपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, प्लॉट में डिवाइड कर रहा है उस लैंड को, वो होता है प्रमोटर। और सर अलॉटी कौन होते हैं? अलॉटी बायर्स होते हैं। तो सर उनको बायर्स क्यों नहीं बोला जा रहा, अलॉटी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी तक सिर्फ अलॉट किया गया है, घर आपके नाम पे अलॉट हुआ है, आपको अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, बट आपके नाम पे वो घर हुआ नहीं है, तो घर तैयार नहीं हुआ है अभी तक। तो इसीलिए अलॉटमेंट के लिए अलॉटी यहाँ पर बोला गया है। तो प्रमोटर्स हो गए, अलॉटी हो गए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। बिसाइड्स, it was also brought into fuse transparency and financial discipline to ensure fair play and reduce fraud and delay in the real estate industry, जैसे कि मैंने आपसे बात कही यहाँ पर। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एकदम फोकस में रहेगी, वो रूल्स बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पर रूल्स बना सकती है, और उन्होंने आगे बनाई भी है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं नाउ। तो रेरा का ये सब बातें हो गई कि रेरा आया क्यों, रेरा के कुछ बेसिक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या थे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स है रेरा के टाइमलाइन के लिए, उनको समझना जरूरी है। मोटा मोटा समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जर्नी छोटी सी है। उन्होंने पहले बताया है कि ये बिल राज्यसभा में कब गया, फिर ये बिल लोकसभा में कब गया। राज्यसभा में 10 तारीख को, 15 तारीख को लोकसभा के अंदर, 25 तारीख को प्रेसिडेंट की साइन लग गई। नेक्स्ट डे 26 तारीख को, कब 26 कौन सी है यहाँ पर? 2016 है, तो इसको हम सही कर देते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या हुआ? फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर ऑफिशियल गैजेट में निकाल दिया गया उसको। फिर ऑब्वियसली 1 मई के अंदर यहाँ पर कुछ सेक्शंस को नोटिफाई किया गया, और बचे हुए सेक्शंस को 2017 के अंदर नोटिफाई किया गया। तो आपको डेट तो 2016 की याद रखनी है। पूरा मंथ जो चल रहा है वो मार्च का मंथ चल रहा है, तो आपको कभी कंफ्यूजन हो तो मार्च का मंथ आप ध्यान रखिएगा। सो मार्च 2016 में ये पूरा एक्ट हमारे सामने आया था। अब अगर रेरा की हम बात करें, ऑब्वियसली स्टार्टिंग के सेक्शंस प्रिलिमिनरी सेक्शंस होते हैं, उसके बाद में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो प्रमोटर है उसके फंक्शन और ड्यूटीज क्या होते हैं, फिर जो अलॉटी है उसके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, जो अथॉरिटी है वो कौन है, अथॉरिटी के ऊपर जाएंगे तो एडवाइजरी काउंसिल है, उसके ऊपर जाएंगे तो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ऑफेंसेस क्या होंगे, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, और मिसलेनियस। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर हायरार्की है। हमको मेजरली यहाँ पर क्या देखना है, 11 से 18 है
प्रमोटर के फंक्शंस। 19 में हमको देखने अलॉटी के राइट्स एंड ड्यूटीज। कुछ डेफिनेशंस देखते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमको यहाँ पर समझनी है, और अथॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पर अपील्स वगैरह ऊपर के लिए हमको कुछ ये सेक्शन देखने हैं। एक मेजर हमको ऑफेंसेस की पेनल्टी यहाँ पर देखनी होगी, और ये चैप्टर हमारा हम यहाँ पर खत्म करेंगे। तो इस हिसाब से इस वीडियो में नहीं, ये पूरा यहाँ पर सीक्वेंस चलने वाला है रेरा के इस पूरे चैप्टर का। कोशिश करेंगे बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पर समरी स्टाइल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एक तरीके से रिविजन के लिए काम करेगा। जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको आप बनाइए, नोट्स बनाइए, एक पेज में लिखते रहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली चालू करते हैं। प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलोज। इस एक्ट के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर प्रोमिनेंट फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, सो आपको जो पॉइंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, कुल मिला के अगर हम देखें तो इन टोटो आई थिंक 50 to 60 पॉइंट्स यहाँ पर हमें पढ़ने होंगे प्रोमिनेंट फीचर्स की। और ये जो फीचर्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने वाले हैं। सो आज हम कोशिश करेंगे टिल दिस पेनल्टी विल कवर एवरी पॉइंट गिवन हियर, जो बात करता है कि रेरा से रिलेटेड वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो किसको रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये कुछ बेसिक प्रोमिनेंट फीचर्स है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि हम बेसिक समझ चुके हैं रेरा क्यों आया है, रेरा की जरूरत क्या पड़ी है, रेरा का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके फीचर्स क्या है। देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल हिट आवर मेन सेक्शंस, जो सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करते हुए कि प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या डेट्स है जब रजिस्ट्रेशन करवाना है, उन सब की बातें हम करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको बीच में यहाँ पर लेते हुए हम डिस्कशन करते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि रेरा अप्लाई किनके ऊपर होता है। रेरा अप्लाई होता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट यानी कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑब्वियसली आप देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है, राइट, 50 स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डर है, लेट्स से L&T उसका बिल्डर है, लेट्स से नथानी हाइट्स यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बिल्डर दूसरा है। तो यहाँ पे बिल्डर्स दूसरे होते हैं, अलग अलग बिल्डर्स होते हैं, सबके अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स होते हैं, राइट, जैसे कि मैंने आपको नाम लिया। उनको बेचा जाता है बायर्स को, तो बायर्स बनते हैं अलॉटीज पहले, जब उनको अलॉट किया जाता है। और इन दोनों के बीच में होते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स, राइट। एजेंट क्या करते हैं, सर ये बिल्डिंग बन रहा है, सर ये रेट है, यहाँ पर ये एमिनिटीज है, आप आइए बात करिए, और एजेंट बीच में काम करते हैं, बराबर है। तो ये फॉर्मेट तो हमको पता है। तो 4 लोग यहाँ पर हमने बात कर लिए, 3 लोग हैं और एक प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। कि प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर क्यों करी है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रोजेक्ट का होगा, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, या ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है या फिर चालू होने वाला है। सो ऑलरेडी अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स, दोनों का रजिस्ट्रेशन यहां पर करवाना है। सर यू मेंट टू से कि अगर इस डेट पर रेरा आया है, राइट, और इससे पहले एक बिल्डिंग बनना चालू हुई थी, बराबर है। इस बिल्डिंग का पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 1 बनना चालू हुआ सर, इस दिन तक पार्ट 1 तो बन चुका था, पार्ट 2 फिर भी अभी से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मतलब सर इस डेट पर जब यहाँ पर रेरा आया तो ये प्रोजेक्ट अंडरगोइंग था, राइट। तो सर आपका क्या कहना है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? हमने कहा लेना पड़ेगा, एस्ट्रिक मार्क, यानी कि अभी कुछ कंडीशंस है जो हमें आगे पढ़नी है। अभी अगर आप सुनेंगे एक बार में प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करेंगे, यस, अंडरगोइंग प्रोजेक्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर रेरा एक्ट, एंड न्यू प्रोजेक्ट जो इस डेट के बाद में चालू हो रहे हैं उनको तो लेना ही है, एस्ट्रिक मार्क, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्क्वायर मीटर्स की या फिर नंबर ऑफ फ्लैट्स की यहाँ पर एक अच्छे से उन्होंने एक यहाँ पर स्लैब लगाया है, या फिर उन्होंने क्राइटेरिया फिट किया है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। टाइम पीरियड का क्राइटेरिया भी है यहाँ पर, वो भी हम आगे देखेंगे। सो प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर अप्लाई होता है, प्रमोटर को होता है, अलॉटीज को होता है, एजेंट्स को होता है। चलिए दूसरा पॉइंट, सो यहाँ पे लिखा है, देखिए दूसरे पॉइंट में आ गया, द एक्ट अप्लाइज टू प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑनगोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इश्यूड। ओके, तो सर आपने जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर 1 और 2 का, तो अगर सर बिल्डिंग नंबर 1 है जो 10 फ्लोर की बनने वाली थी, इसका सर अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको मिल गया है तो फिर हमको रजिस्ट्रेशन रेरा के अंदर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस डेट के पहले ही उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका था। हाँ, अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टार्ट तो हुई ही नहीं है, 1 के अंदर टोटल 5 फ्लोर्स बनने वाले थे और अभी 2 फ्लोर ही बने हैं और सीसी भी नहीं मिला है, तो भले ही वो इस कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के पहले का कंस्ट्रक्शन है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो भी उसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब रेरा
डिसाइड कर रहा है सीसी के हिसाब से। सर सीसी का डेफिनेशन क्या है, आगे क्या देखने वाले हैं? बिल्कुल देखने वाले बच्चों। एक होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि काम चालू कर सकते हो आप, कमेंस कर सकते हो। काम खत्म हो चुका है उसे बोलते हैं कमेंसमेंट, नहीं कंप्लीशन। तो कंप्लीशन कमेंसमेंट ऐसा अलग अलग सर्टिफिकेट है, आगे बहुत सारी डेफिनेशंस आएगी, हम देखते जाएंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रमोटर्स जो पहले गलत काम करते थे, एडवर्टीजमेंट लगा दिया, बड़ी बड़ी बोर्डिंग्स लगा दी कि आओ खरीदो, ऐसा फ्लैट है, स्विमिंग पूल है, ऐसा है। बना नहीं है, बनने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, आप आओ बस खरीद लो, पैसा दे दो हमको। तो अब क्या बोल रहा है कि चुपचाप बैठो आप। अगर प्रमोटर्स ने एडवर्टीजमेंट किया है, मार्केट किया है, बुक किया है, सेल किया है कोई भी प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के, तो हालत खराब कर देंगे हम। आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। रेरा के रजिस्ट्रेशन के बिना आप बेचना तो छोड़ो, आप एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चौथा, promoters are required to make an application to the authority for registration of real estate project within the prescribed time as per procedure laid down by the authority। ठीक है, चिंदी पता है, प्रोसीजर फॉलो करना है, टाइम के हिसाब से एप्लीकेशन देना है, अथॉरिटी को कर लेंगे हम। आगे चलते हैं। रियल एस्टेट अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। ओहो, मतलब सर आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक की बात कर रहे हैं, उससे नीचे हर स्टेट का अलग अपना रेरा अथॉरिटी बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है। बायर्स उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं। एक्ट रहने वाले लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी बन रही है रेसिडेंशियल, उनको ही एप्लीकेबल है कि सर जैसे बैंड्रा के अंदर बीकेसी बना, पूरा कमर्शियल यूनिट बना सर, तो उसके ऊपर भी रेरा एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो रेरा कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल दोनों की बात करता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूरी है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रेसिडेंशियल कमर्शियल के लिए, दोनों के लिए है, और इन लोगों को ये अप्लाई होता है, ठीक है। आगे चले। Real estate agents dealing in registered projects are required to be registered with respective RERA authorities। लो अब बताओ, एजेंट्स भी गलत काम कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट तो रजिस्टर हो ही रहे हैं, साथ में जो यहाँ पर एजेंट्स हैं उनको भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आप भाग के कहाँ जाओगे? मतलब तो देखिए यहाँ पर जो हम जैसे अलॉटीज है, बायर्स है, वो कितने निश्चिंत हो गए, उनको कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकर भी है, जो एजेंट भी है, वो भी रेरा के साथ में रजिस्टर्ड है, ठीक है। आगे चलो, पॉइंट नंबर 9, 8 सिंपल सा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। आपने एक प्लान बताया, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपने बनाया आपकी बिल्डिंग का कि हम ऐसा बनाने वाले हैं, 11 फ्लोर होने वाली है। 3rd फ्लोर पे रेफ्यूजी फ्लैट रहेंगे, 7th फ्लोर पे रेफ्यूजी फ्लैट रहेंगे, वो खाली रहेंगे। इमरजेंसी में ऐसा रहेगा, इमरजेंसी डोर्स 5 रहेंगे, लिफ्ट 4 रहेगी, एक गार्डन रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने फ्लैट्स रहेंगे ईस्ट साइड में, इतने रहेंगे वेस्ट साइड में, इसका इतना साइज रहेगा, इतने स्क्वायर मीटर्स का एक फ्लैट होगा। पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्लान जैसा बनता है, आपने बनाया है। अब अगर वो प्लान बनने के बाद में आपने रेरा को सबमिट कर दिया, ठीक है, बिल्डर ने, तो उसको यहां पर अप्रूवल चाहिए रहेगा। अगर उस प्लान में उसको चेंज करवाना है, सबमिट कर दिया, अब उस प्लान में अगर उसको चेंजेस करना है कुछ, उसने बोला यार 12 की जगह 11 ही फ्लोर बनवाएंगे यार अब, तो उनको यहाँ पर किसका यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा? फ्रॉम 2/3 ऑफ अलॉटीज और बायर्स इन द प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ देखिए, एक बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग बन रही है 34 फ्लोर्स की, एकदम शानदार, ठीक है, टेरेस वेरेस सब कुछ मिल रहा है। 34 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है। एक फ्लैट का साइज है यहाँ पर, लेट्स उन्होंने बोला कि 1250 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एक साइज रहेगा एक फ्लैट का, और ये सब एमिनिटीज रहेगी। मेरे पास में ब्रोकर आया और मैंने वो फ्लैट खरीद लिया। बाद में पता चला कि जो प्लान उन्होंने सबमिट करा था उसमें 34 फ्लोर्स थे। अब वो प्लान चेंज करना चाह रहे हैं, वो कुल मिला के सिर्फ 30 फ्लोर्स ही करना चाह रहे हैं, और फ्लैट की साइज वो डिक्रीज कर रहे हैं 1100 पर। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? मुंह उठा के कुछ भी प्लान चेंज करना हो तो कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला अगर आप प्लान चेंज करेंगे तो आपने जिन लोगों को बेचा है ना, अलॉटीज आपके, उसमें से आपको 2/3 अलॉटीज की परमिशन लेके आनी पड़ेगी, तब जाके आप प्लान को चेंज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलिए। बिल्डर्स वुड बी लायबल, अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स कुछ भी हुए तो यहां पर बिल्डर्स लायबल रहेंगे। क्या बोला है, पढ़िए। बिल्डर्स वुड बी लायबल फॉर एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ब्रॉट टू हिज नोटिस विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन। बिल्डिंग बना के दे दी,
कच्चा माल पक्का माल यूज़ किया, गंदगी यूज़ करी, सीमेंट बकवास यूज़ करी, मटेरियल अच्छा क्वालिटी का नहीं था, प्लास्टर ढंग से नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने लीकेज का लिक्विड नहीं डाला, लेट्स से ये सब काम अगर नहीं किए, पैसे बचाने के लिए उन्होंने, बिल्डर्स जो गलत काम करते हैं, तो जो भी 5 साल तक दिक्कतें आती रहेगी स्ट्रक्चरल, वो सब के लिए बिल्डर ही यहाँ पर जिम्मेदार होगा। ये बात बोल रहा है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बायर्स के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, अब कारपेट एरिया को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। अब जरा ये कारपेट एरिया की हम यहाँ पर कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, कारपेट एरिया आखिरकार है क्या। अब दोस्तों ये पूरा एक फ्लैट है 2 BHK। ठीक है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, इसका लेट बाथ, इसका बाथरूम, बीच में यहाँ पर डाइनिंग, एक किचन। ठीक है, और ये पूरा हॉल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा इस तरीके से 2 BHK है। नाउ इस 2 BHK का अगर हम पूरा बिल्टअप एरिया देखेंगे तो एक होता है बिल्टअप एरिया, एक होगा सुपर बिल्टअप एरिया, एक होगा कारपेट एरिया। ठीक है, अभी सबकी डेफिनेशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कारपेट एरिया मतलब जहां जहां कारपेट बिछा सकते हो। अब एक बात बताइए, एक रूम के अंदर पूरा अगर इस घर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो घर तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 दीवारी है। इसके अंदर का जितना भी एरिया है पूरा ओपन एरिया है। अगर यहाँ पर दीवारें नहीं होती, यहाँ पर वॉल्स नहीं होती, तो ये एरिया ज़्यादा होता। बट यहाँ पर वॉल्स बनने की वजह से यहाँ पर एरिया कम हो गया, जहाँ पर हम कारपेट बिछा सकते हैं। बराबर है, तो कारपेट बिछा सकते हैं मतलब ये मेरी देसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। जितने भी इनर वॉल्स हैं उनका एरिया हटा के, जितने भी पार्टीशंस हैं उनका एरिया हटा के, जो सिर्फ यहाँ पर ऐसा एरिया बचता है जहाँ पर आप रह सकते हो, वो कारपेट एरिया होता है। तो ठीक है, अब देखिए होता क्या था। मैं आपको बिल्टअप सुपर बिल्टअप अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको वीडियो देखना चाहिए वो वाला। पहले कारपेट एरिया में हम यहाँ पर बिल्डिंग से प्लॉट खरीदते थे। ठीक है, हम जब भी प्लॉट खरीद रहे हैं, हम घर खरीद रहे हैं, हम खरीदते थे कारपेट एरिया से और उसको बेचा जाता था बिल्टअप एरिया से। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। बराबर है कि खरीद रहे हैं कारपेट से और बेचा जा रहा है, जो बिल्डर उसको बेचता था वो बिल्टअप एरिया से बेचता था। तो यहाँ पर अब इस एक्ट ने बोला कि हमने कारपेट एरिया को डिफाइन कर दिया है, सब कुछ कारपेट एरिया के हिसाब से ही चलने वाला है। ठीक है, बस बात खत्म। कारपेट एरिया से अगर आपने बोला 1250 कारपेट एरिया है तो 1250 कारपेट एरिया के पैसे दो और उसी के हिसाब से रेट चलेंगे, रेट भी उसी के चलेंगे। पहले क्या होता था, बिल्टअप एरिया के रेट चलते थे, बिल्टअप एरिया को कन्वर्ट करके लाया जाता था कारपेट एरिया पे और फिर कारपेट एरिया के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। अब ये कन्वर्जन वाला काम यहाँ पर नहीं रहेगा, पैसा और पसंद दोनों कारपेट एरिया से ही चलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। 70% ऑफ द अमाउंट मस्ट बी केप्ट इन डेजिग्नेटेड अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक। वाह, गजब आ गया, गजब बात। हमने बिल्डर को पैसे दे दिए, 100 फ्लैट होल्डर्स ने फ्लैट्स खरीद लिए, अपने अपने पैसे दे दिए, बिल्डर भाग गया। होता है, बहुत केसेस हुए ऐसे। बिल्डर ने आधा पैसा अंदर, आधा पैसा जो बचा गंदा कंस्ट्रक्शन करा, बकवास क्वालिटी यूज करी और वहां पर बिल्डिंग बना दी। अब इनका कहना है, रेरा का कहना है कि जो भी पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है उसका 70% पैसा आपको शेड्यूल बैंक के एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको भरना पड़ेगा, जो उस प्रोजेक्ट के नाम से ही अकाउंट खुलेगा। मतलब हर प्रोजेक्ट का एक अलग अकाउंट खुलता है, जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है वो उस अकाउंट में 70% ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ पर 70% तो आपने यहाँ पर भरवाई दिए, आपने को उस अकाउंट में आपने रख दी, अब आप भाग नहीं सकते। 70% जितना भी हर एक प्रोजेक्ट का अलग अकाउंट बनेगा शेड्यूल बैंक के अंदर, उसके अंदर पैसा डिपॉजिट होगा 70%। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, मुझे गलत बात बता के, धोखे से अगर किसी ने ये फ्लैट मुझसे परचेज करवाया है तो वो फ्लैट का पैसा मुझे वापस मिलेगा, बिल्डर देगा इंटरेस्ट के साथ में, और मेरे पास ऑप्शन रहेगा एग्जिट करने का फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर किसी ने भी यहाँ पर, चाहे वो एजेंट हो, बायर हो यानी कि अलॉटी हो या फिर यहाँ प्रमोटर हो, किसने भी अगर इस एक्ट को नहीं माना है, हैवी पेनल्टी उसके ऊपर लगने वाली है। अब जरा ध्यान दीजिए 15th नंबर के पॉइंट पर। ठीक है, 15th पढ़ेंगे और 15th के बाद में हम आएंगे डायरेक्टली 21st पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, तो इन दोनों को मैं आपको साथ में बताने वाला हूं। अब देखिए 15th क्या बोल रहा है कि आपने बोला कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अगर है, ठीक है, ऑन गोइंग, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है अगर सीसी उसको नहीं मिला है तो।
ठीक है, मतलब अगर सीसी मिल गया है तो उसको एग्जम्पशन दिया गया है, यस उसको एग्जम्प्ट किया गया है। और किसके पास एग्जम्पशन है, तो उन्होंने बोला अगर आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसका साइज अगर स्क्वायर मीटर्स में 500 स्क्वायर मीटर्स से कम है, और क्या लिखा है, और जरा ध्यान दीजिएगा, और जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं उसमें 8 अपार्टमेंट से कम है। ठीक है, यानी कि जो आपने बंटवारा किया है, प्लॉट्स की कटिंग करी है, वो इस हिसाब से करी है कि यहाँ 8 या 8 से कम अपार्टमेंट्स बनेंगे, तो इन दोनों केसेस में कोई भी एक चीज़ हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सर आप भी कहना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में सीसी मिला हो नहीं मिला हो तो ठीक है, अगर 500 स्क्वायर मीटर से हम कम पे खड़े हैं या 8 अपार्टमेंट से हम कम पे खड़े हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या? बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, क्या लिखा है, रेजिडेंशियल के लिए बात चल रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स where the land is over 500 square meters or the number of apartments proposed to be developed does not exceed 8 inclusive of all phases यानी कि लोग क्या करते हैं, बिल्डर्स पूरी इतनी बड़ी ज़मीन रहती है, ठीक है, उसमें एक बिल्डिंग इस कॉर्नर बन रही है, एक बिल्डिंग इस पे बन रही है, फेज नंबर 1 है, फेज नंबर 2 है। ये बिल्डिंग में पहले फेज में यहाँ पर बनेगी 18 फ्लोर्स, फिर बनेगी 10 फ्लोर, या फिर बनेगी 18 फ्लोर, फिर बनेगी 10 फ्लोर, ऐसे टोटल 4 फेज उसने यहाँ पर बना दिए। तो चारों फेज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है रेरा के अंदर, पहली तो रिक्वायरमेंट ये है ही सही। और इन सबको मिलाकर बात करी जा रही है, इन सबको मिलाकर अगर आप 500 स्क्वायर मीटर से कम पर खड़े हो रजिस्ट्रेशन मत लो, और इन चारों को मिलाकर अगर आपके नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 8 से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात हो गई है। अब ये 500 स्क्वायर मीटर का जो थ्रेशोल्ड है, क्या ये गवर्नमेंट कम ज़्यादा कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स अगर उनको सीसी नहीं मिला है तो, और आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, या तो अप्रूव कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जब से इस डेट पर यहाँ पर रेरा आया है, अगर आपको सीसी नहीं मिला है तो इस डेट से आपको कितने दिन के अंदर अंदर, आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर या तो अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे हर प्रमोटर को अपने प्रोजेक्ट की एक अलग आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा जो आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। सो हर फेज के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अलग से सेपरेटली रिक्वायर्ड है, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली है। तो यहाँ पर 15 बोल रहा है 500 स्क्वायर मीटर्स से कम घर हो, आपका लैंड कम हो, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा, अगर आपके अपार्टमेंट सारे फेजेस के 8 से कम हो। 2, आपको सीसी नहीं मिला हो, obtained CC for the project before commencement of the act। ओह, मतलब सर अगर आपको CC मिल गया है और इस एक्ट की शुरुआत होने से पहले प्रोजेक्ट था हमारा तो बात खत्म ना है, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों लेंगे? रेरा आने के पहले कंस्ट्रक्शन चालू किया, रेरा आने के पहले कंस्ट्रक्शन चालू करके हमको सीसी मिल भी गया तो आप क्यों रजिस्ट्रेशन करवाए? सीसी नहीं मिला तो करवाते हम। तो 3 एग्जम्पशंस तो ये हो गए। चौथा एग्जम्पशन क्या है, किसी भी तरीके का रेनोवेशन और रिपेयर अगर हो रहा है, ठीक है, ऐसा रेनोवेशन और रिपेयर है जिसमें कोई भी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग या अलॉटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, रीडेवलपमेंट में केसेस जाते हैं। ठीक है, रीडेवलप मतलब कि यहाँ पर 8 फ्लैट है, इन 8 को तोड़कर 11 फ्लैट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 8 के 8 जो रह रहे हैं वो तो रहेंगे सेम, जो एक्स्ट्रा 9, 10, 11 3 फ्लैट यहाँ पर तैयार होंगे उनको अलॉट किया जाएगा नए लोगों को, बराबर है। तो क्या न्यू अलॉटमेंट हो गया? यस, तो रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा। तो अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन है या फिर ऐसा रिनोवेशन हो रहा है, ऐसा रीडेवलपमेंट हो रहा है, रिपेयर हो रहा है जिसमें कोई भी नया अलॉटमेंट नहीं है, अगर ये 8 के फ्लैट को तोड़ कर वापस 8 ही बनाया जा रहा है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हर एक एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो एजेंट की बात आई है तो एजेंट के फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। अब एजेंट्स का काम क्या होगा दोस्तों, देखिए फंक्शंस में एजेंट्स क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करना जरूरी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करिए। ठीक है, जितने भी पोजीशंस है उन सब की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अनॉटी को दीजिए टाइम टू टाइम, और कोई दूसरे फंक्शंस हो तो उनको डिस्चार्ज कीजिए। ठीक है, एजेंट्स को बोला गया है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो रेरा पे रजिस्टर्ड ना हो उनका आप ब्रोकरशिप मत करो, उनको आप बेचने की कोशिश मत करो, यू आर बार्ड फ्रॉम डूइंग दैट। ठीक है, प्रमोटर को एक वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल है वो वहां पर दिखानी पड़ेगी। जितनी जगह प्रोस्पेक्टस गया है, एडवर्टीजमेंट है, सब जगह उस वेब पेज का उनको नाम देना पड़ेगा।
ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है तो प्रमोटर उसके लिए यहाँ पर ऑब्वियसली जिम्मेदार है। अच्छा, पैसा कितना लेंगे? जब एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ पैसा लेते हैं या फिर बुकिंग फी के नाम पर कुछ पैसा लेते हैं तो वो 10% ही होगा मैक्स, ठीक है, ये सुन लीजिए। 10% से ज़्यादा वो पैसा बुकिंग के नाम पर, एप्लीकेशन के नाम पर नहीं ले सकते, अर्नेस्ट मनी के नाम पर नहीं ले सकते, ठीक है। और क्या है, सैंक्शन प्लान्स है, लेआउट प्लान्स है, ये सब अलॉटी को, यानी कि जो बायर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। नाउ इसके आगे क्या है, अगर प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई विथ, यानी कि जो भी चीज़ें उसने बोली है, एग्रीमेंट फॉर सेल पे उसने लिखा है कि मैं आपको इस डेट पर दे दूंगा फ्लैट, अगर वो नहीं देता है तो वो प्रमोटर को सारा पैसा इंटरेस्ट समेत वापस कंपनी को, यानी कि अलॉटी को वापस करना होगा, कंपनी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अब अलॉटी जो है ना वो फिजिकल पोजीशन लेना चाहता है तो उसको बोला गया है कि जैसे ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, अभी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कौन सा है सर, आपने कंप्लीशन बताया था, आपने कमेंसमेंट बताया था, एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, नाम से समझ में आ रहा है ऑक्यूपेंसी, आप अब ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट मिल चुका है बिल्डर को इस बिल्डिंग के लिए, उस फेज के लिए। तो जैसे ही ओसी मिलता है, ओसी मिलने के 2 महीने के अंदर अंदर अलॉटी फिजिकल पोजीशन ले सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई भी लेट पेमेंट है, अगर अलॉटी पैसा लेट देता है, इंस्टॉलमेंट लेट देता है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ये बात भी वो कह रहा है। 1 साल के अंदर अंदर एक कमेटी बननी चाहिए, अथॉरिटी बननी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक चेयरपर्सन, 2 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, तो 1 ईयर का टाइम उसको भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और है। 37 तक हम पहुँच चुके हैं, हमें चलना है कहाँ तक, हमें चलना है 54 तक। अब देखिए अगले जो पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 38 बोल रहा है चेयरपर्सन के पास में सभी तरीके की पावर्स रहेगी, जो एक जनरल सुपरिटेंडेंट्स के पास होती है करने के लिए, डायरेक्शंस देने के लिए, वो सब उसके पास में भी होगी। कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अथॉरिटी ने कुछ बोला उसको पसंद नहीं आया तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, आगे तक जा सकता है, ठीक है। जो भी अथॉरिटी है वो रिकमेंडेशन देगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कैसे काम चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उनको 60 डेज में यहाँ पर उनको डिस्पोज करना है, ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। सब पावर्स सिविल कोर्ट की अथॉरिटी के पास में है। इंटरिम ऑर्डर्स वो इशू कर सकता है, पेनल्टी इशू कर सकता है। फिर इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक काउंसिल बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। ये क्या करता है, एडवाइस करता है और रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर बनना चाहिए। अलग अलग बेंचेस होती है, अलग अलग केस लड़ते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, तो एक जुडिशियल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल होना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास में क्या पावर्स रहेगी, तो उन्होंने बोला कि ट्रिब्यूनल यहाँ पर खुद का प्रोसीजर फॉलो करेगा। नेचुरल जस्टिस जिस तरीके से होता है वो बाउंडेड नहीं है बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। सिविल कोड वाली पावर्स उसके पास भी रहेगी, मतलब किसी को भी पकड़ के वो दिलवा सकता है, किसी को भी बुलवा सकता है, किसी से भी वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी 54 तक की। अब इसके बाद में बात आती है पेनल्टी। पेनल्टी क्या होगी, तो पेनल्टी इन केस ऑफ प्रमोटर अलग है, पेनल्टी इन केस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स अलग है, पेनल्टी इन केस ऑफ एन अलॉटी अलग है, ठीक है। और कंपनीज के ऊपर अलग पेनल्टी है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और है जो यहाँ तक हमें 68 तक देखने हैं, ये हम देख लेंगे तो हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेनल्टी सबसे लास्ट में रखते हैं, हम आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं। अभी आगे वाले पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है से हम वही बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है कंपनसेशन को एडजस्ट करने के लिए तो वो 60 डेज के अंदर एक्सपीडिएटली आपको वो यहाँ पर काम करना पड़ेगा और 60 डेज में उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी बिठा सकते हैं, यस। यहाँ पर अथॉरिटी को बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उन सबका ऑडिट कौन करेगा, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पर कोर्ट किसी भी केस का या फिर किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, यानी कि वो सीरियस मैटर उसको नहीं बना सकती है। बिना परमिशन के वो वारंट लिए बिना वो किसी को भी उठा नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी अगर कोर्ट है जो इन्फीरियर टू मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पर CG के पास में रूल्स और रेगुलेशन बनाने की ताकत है, ठीक है। तो ये बहुत चिंदी पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, मेजर हमने ऊपर कवर करे हैं। आइए फटाफट पेनल्टी देखते हैं। एजेंट्स के ऊपर पेनल्टी क्या रहेगी, उससे पहले हम देखते हैं प्रमोटर के ऊपर पेनल्टी क्या रहेगी।
अब देखिए दोस्तों, प्रमोटर के केस में अगर हम बात करेंगे पेनल्टी की, तो प्रमोटर को प्रायर रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रोजेक्ट चालू करने के पहले ही हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा। बात की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात, ग्राउंड रूल तो क्या है, प्रायर रजिस्ट्रेशन लो। अगर नहीं लेते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 10% आपके कॉस्ट की, आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 10% लगेगा, या फिर आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन किया है, तो 5% का, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है उसका 5% की पेनल्टी लगेगी। अगर प्रमोटर ने कोई भी प्रोविजन का, कोई दूसरे प्रोविजन का कॉन्ट्रवीन किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं माना है, तो 5% यहाँ भी लग सकता है। अगर प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी के डायरेक्शंस नहीं माने तो 5% लग जाएंगे। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल के डायरेक्शंस नहीं माने हैं तो 3 साल और हर दिन का फाइन लगता जाएगा, जो मैक्स 10% तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा किसका, ये हमने देखा प्रमोटर के ऊपर पेनल्टी क्या लग सकती है। ठीक है, एजेंट की जरा पेनल्टी देखते हैं, विचित्र पेनल्टी इनके लिए, लेट्स सी। अब सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 जो आगे हम देखने वाले हैं, वो यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए है। अगर वो उन सेक्शंस को नहीं मानते हैं तो 10,000 रुपये हर दिन की पेनल्टी उनके ऊपर लगेगी, पर वो मैक्सिमम 5% तक जाएगी क्यूमुलेटिवली। सो अगर 1 करोड़ रुपए का पूरा यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट है तो उसका 5% यानी कि 5 लाख रुपए, मात्र 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। 10,000 रुपीज का उनका हर दिन का एक यहाँ पर पेनल्टी लगने वाली है। सो लेट्स से 10,000 की पेनल्टी उनको हर दिन लग रही है। ठीक है, और उन्होंने कितने दिन तक, उन्होंने 10,000 आप हर दिन का ले लीजिए, और लेट्स से उन्होंने 50 दिन तक उन्होंने पेनल्टी नहीं पे करी, या फिर 50 दिन तक उन्होंने कॉन्ट्रवेंशन किया, तो 50 इंटू 10,000 वहाँ पर हो जाएगा 5 लाख रुपए होता है। अगर 60 डेज का किया होता 6 लाख रुपए होता, बट हम उसको 5 लाख रुपए तक लिमिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा 5% ही मैक्सिमम यहाँ पर कैप है। अच्छा, अगर आपने अथॉरिटी की कोई डायरेक्शंस ऑर्डर्स को नहीं माने तो भी आपको 5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने एटी यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को नहीं माने तो 1 साल की जेल हो सकती है, हर दिन का फाइन लग सकता है, बट ऑब्वियसली मैक्सिमम आपको 10% का फाइन ही लगेगा। तो पेनल्टीज बहुत सिमिलर है, एक जैसी है, आप उनको याद कर सकते हैं। अब बात आती है अलॉटी की। अलॉटी के ऊपर क्या लगेगा यहाँ पर, तो उन्होंने बोल दिया अलॉटी अगर कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसके ऊपर भी हर दिन की पेनल्टी लगेगी, जो मैक्स जाएगी 5% तक। अब तो आपको याद हो गया होगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल की अगर कहना आपने नहीं माना, 1 साल का जेल, या फिर हर दिन की पेनल्टी, जो यहाँ पर एक्यूमुलेटली 10% तक जाएगी। ठीक है, तो 80 के केस में हमेशा 10% है मैक्स, बाकी सब केसेस में 5% चलती जा रही है। कंपनीज की बात कर लीजिए जरा। एवरी पर्सन, जो भी पर्सन उस कंपनी में था जब बिजनेस चल रहा था, तो वो भी लायबल होगा, वो भी गिल्टी होगा। हाउएवर ही शैल नॉट बी लायबल, अगर उसके बिना नॉलेज के हुआ है और वो उस बात को प्रूव कर देता है तो। ठीक है, वरना सबके ऊपर पेनल्टी यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, सो इस तरीके से टोटल हमारे यहाँ पर पूरे जितने भी यहाँ पर प्रोमिनेंट फीचर्स थे किसके, रेरा के, वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। वीडियो में हमने रेरा के प्रोमिनेंट फीचर्स तो कवर कर ही है, उसके साथ में हमने यहाँ बेसिक्स भी समझ लिया है कि रेरा एक्ट आखिरकार आया क्यों, रेरा एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, रेरा एट ए ग्लांस हमने देख लिया, उसका हमने टाइमलाइन देख ली, कब आया है और कब वो बिल बन के आया था और कितने सेक्शंस उसके कब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो इस तरीके से हमारा जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का, जो रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहा है 2016 का, वो यहाँ पर ही फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम यहाँ पर थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे और मेन सेक्शंस के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, पहला वीडियो था, आगे की वीडियोस भी देखिए, 2 या 3 वीडियोस में मैक्सिमम हम इस रेरा एक्ट को खत्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।